राजस्थान का विद्यार्थी आत्महत्या तक पहुंच जाए तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा मजाक और जो है एजुकेशन सिस्टम पे कोई हो नहीं सकता है। क्यों नहीं केंद्रीय मंत्री या प्रधानमंत्री इस पर जवाब दे रहे हैं, क्यों नहीं एनटीए जैसी एजेंसी पे अंकुश लगाया जा रहा है, क्यों नहीं डिपार्टमेंट इस पर कुछ किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया कर रहा है। मैं समझता हूं कि इन तमाम चीज़ों को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी जी सड़कों पर है, सदन में भी हम उनको घेरेंगे और आने वाले वक्त के अंदर जो है हम इन तमाम मुद्दों को आगे लेकर जाएंगे। जहां जनहित की बात होगी, बिजली, पानी, शिक्षा, इन तमाम चीज़ों को जो है प्राथमिकता के आधार पर उठाया जाएगा। कहीं पर चुनाव की संभावना नजर नहीं आ रही, दोनों तरफ से जो दोनों खेमों ने अपने कैंडिडेट उस हिसाब से चुने हैं। क्या लगता है, आप निश्चिंत है या कुछ संभावना है सतर्क रहने की? मैं उस समय भी निश्चिंत था जब पिछली बार चुनाव के लिए इन्होंने एक एडिशनल कैंडिडेट उतारा था। नंबर गेम है राज्यसभा का सीधे तौर पे, और किसी भी तरह की मैं समझता हूं कि दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर चुनाव की प्रक्रिया हुई तो चुनाव के लिए भी तैयार है। एससी समाज के ऊपर भरोसा जताया राहुल गांधी ने, निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा फायदा 2028 में देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि नीरज डांगी जो है कांग्रेस के उम्मीदवार है, यहाँ पहुंच गए हैं विधानसभा में और काफी तादाद में इनके साथ में काफिला आया है लोगों का। आप देखेंगे कि आज यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट जताया कि एससी वर्ग से किसी कैंडिडेट को मौका देना अपने आप में जो है वो काफी बेहतर इसको विकल्प मानते हैं। अपने पिछले कार्यकाल को लेकर के काफी संतुष्ट नजर आए, और संतुष्ट नजर आने के साथ साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो ये कि पिछले कार्यकाल के बाद में अब नए कार्यकाल में अपनी चुनौतियों का जो पूरा लिस्ट है वो लेकर तैयार है, जिसमें खासतौर पर जो पेपर लीक है उसको लेकर के उन्होंने स्पष्ट बात कही। और अभी निश्चिंत है चुनाव को लेकर के, क्योंकि निर्विरोध सा चुनाव होने जा रहा है। 2 ही कैंडिडेट भाजपा ने उतारे हैं, 1 ही कैंडिडेट कांग्रेस ने उतारा है, लेकिन फिर भी कांग्रेस सतर्कता बरतने वाली है। अभी विधायक दल की बैठक होने के साथ साथ अंदर एक विशेष रणनीति बनाई जाएगी नामांकन प्रस्तुत करने से पहले, और उसके बाद में कांग्रेस की ओर से आज नामांकन पेश कर दिया जाएगा, ताकि जो हालात हैं उनके अंदर कांग्रेस अपने एक राज्यसभा सांसद को राजस्थान से जिता करके आगे भेज सकें। जो जातिगत समीकरण है उसको लेकर के भी उन्होंने काफी खुशी जताई। इससे पहले विकास चौधरी भी इस बात को कह चुके हैं कि एससी वर्ग को लेकर के जिस तरह से पार्टी कमिटमेंट रखती है, तो उसी वर्ग के कैंडिडेट को फिर से रिपीट करना अपने आप में इस कमिटमेंट की गंभीरता को दर्शाता है कि किस तरह से कांग्रेस ने एससी वर्ग के अपने कैंडिडेट को रिपीट किया है राज्यसभा के अंदर। और वो आज पहले ही दिन अनाउंसमेंट के बाद में आप देख सकते हैं कि सीधे नामांकन करने के लिए विधानसभा पहुंच गए। यानी कहीं ना कहीं उन्हें बहुत पहले से सारी सिचुएशन क्लियर थी, इशारा था कि अपना जो फॉर्म है वो भर करके तैयार रहें। आज यहां पर पहुंचेंगे, करीब 1 बजे जो नामांकन है वो भर दिया जाएगा। टीकाराम जूली विधानसभा में पहले से मौजूद है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, कई विधायक यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अरबाज, लेकिन देखिए लगातार कई लोगों के नाम भी सामने आ रहे थे कि नीरज डांगी के अलावा कुछ दूसरे लोग भी इस रेस में आगे थे। समझा जा सकता है कि सामाजिक समीकरण, जातिगत समीकरणों को साधने के लिए इनको दोबारा रिपीट किया जा रहा है। लेकिन जो दूसरे हैं, क्योंकि कांग्रेस के अंदर सबसे बड़ी चुनौती यही है कि मान मनोवल का दौर ज्यादा देखा जाता है, गुटबाजी को भी और बढ़ावा मिल जाता है। तो इस बार समझा जाए कि सब कुछ ऑल इज वेल है या फिर कुछ डैमेज भी होगा कांग्रेस को, जो अंदर खाने की खबर मिल रही है? देखिए, जाहिर सी बात है, आप अगर किसी एक वर्ग को संतुष्ट करेंगे तो दूसरे वर्ग के जहन में सवाल तो उठेंगे, और उस सवालों का जवाब देना होगा। माइनॉरिटी की तरफ से मुस्लिम समाज के लोग काफी गंभीरता से टिकट मांग रहे थे। काफी लोगों ने इस बार मांग रखी थी, बात भी रखी थी अपनी, लेकिन उसे सुना नहीं गया। और लोकसभा के अंदर भी टिकट नहीं मिलने के बाद में एक बार फिर से राज्यसभा में नजरअंदाज किया गया। तो कहीं ना कहीं समाज की नाराजगी जो है वो पहुंचेगी पार्टी तक, और पार्टी कितनी गंभीरता से लेती है देखने वाली बात होगी। इसी के साथ साथ अब अगर देखें तो माइनॉरिटी के अलावा जो ओबीसी वर्ग के जो दूसरे कैंडिडेट हैं वो काफी इंतजार में थे। खासतौर पर जाट समाज के लोग हैं वो इंतजार में थे। गुर्जर और मीणा जो कम्युनिटीज हैं वो भी अपनी तरफ से लॉबिंग कर रही थी, कोशिश कर रही थी कि वो करें, लेकिन इन तमाम नाराजगियों से बचने के लिए उन्होंने देखा कि रिपीट कर देना बेटर होगा कहीं ना कहीं, और कोई बदलाव ना हो, ताकि एक दूसरे के प्रति नाराजगी कम हो। तो कम से कम जो डैमेज या नुकसान हो सकता था उस तरफ पार्टी ने जाने की कोशिश की है रिपीट करके। लेकिन अभी इस चीज का क्या इम्पैक्ट होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि 2028 अभी दूर है, पंचायती राज के चुनाव होने हैं। ऐसे में पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने में लगी है, और ये जो एक्टिविटी है ये वो नाराजगी पेश कर सकती थी, तो उन्होंने शायद रिपीट करने का ऑप्शन बेटर समझा और एससी समाज की तरफ अपनी स्ट्रांग मजबूत पकड़ को बनाए रखने की कोशिश की। अभी अंदर ये तमाम लोग पहुंच गए हैं।
टीकाराम जूली जो कि खुद एससी वर्ग से आते हैं वो अंदर मौजूद हैं, अपनी मौजूदगी में यहाँ पर उनसे नामांकन करवाएंगे। बाकायदा अशोक गहलोत और जो पीसीसी चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा, उनका भी कुछ देर में पहुंचने का यहाँ पर कार्यक्रम है। अरबाज, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, बीते दिनों राहुल गांधी का दौरा भी था, वो भी यहाँ पर पहुंचे थे संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत, तो क्या उसी दौरान इनके नाम पर एक बार फिर से मुहर लगी? क्योंकि कई दूसरे लोगों के भी नाम आगे चल रहे थे। और इसके साथ थोड़ा विस्तार से समझाइए कि नीरज डांगी के साथ कांग्रेस किस तरीके से तमाम समीकरण को साध रही है। पंचायत चुनाव हो, निकाय चुनाव हो, फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव हो, तो नीरज डांगी और कितनी मजबूती देंगे कांग्रेस के संगठन को फिर आने वाले चुनाव में, और किस तरीके से स्ट्रैटेजी रहेगी नीरज डांगी के साथ कांग्रेस के आगे बढ़ने की? देखिए, पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें जब पार्टी ने कैलकुलेशन किया था, जो एससी वोटर्स थे उनको लेकर के पार्टी काफी थी। और देखिए कि यहाँ पे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पर पहुंच गए हैं। और क्या कहेंगे डोटासरा जी, आज आपके कैंडिडेट का नामांकन है, काफी वो पहले तो मुख्यमंत्री जी को पूछो, ईवी में चल रहे थे, कोई मंत्री बस में चल रहा है, 20 गाड़ियों का काफिला चल रहा है। मुख्यमंत्री जी को कहो ये नोटंकी क्यों? जी बिल्कुल, वो आपके सामने ही आए हुए हैं, आप ज्यादा नजदीकी से पहुंच सकते। नजदीकी की बात नहीं है भाई, कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए ना। अब आप देखो 20 गाड़ियां आगे लगी हुई हैं, 20 गाड़ियां पीछे, हमको भी आधे घंटे से आने दिया है, जबकि अभी मुख्यमंत्री निकले नहीं कॉन्स्टिट्यूशन। लेट हो गए आप उसी वजह से? नहीं, लेट की बात नहीं है, सवाल ये है कि नोटंकी किस बात की, जो है वो करो। अगर आप 20 गाड़ी लेके चल सकते हो चलो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मोदी जी को फोटो भेज रहे हो उसमें एक गाड़ी है, ईवी है वो भी, और यहाँ 20-30 गाड़ियों का काफिला चल रहा है, तो ये गलत बात है। आज नीरज जी कर रहे हैं आवेदन? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे इस बारे में? हाईकमान ने नीरज डांगी जी पे पुनः विश्वास जताया है और 5-6 साल उन्होंने बहुत अच्छा काम किया लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है और हाईकमान ने उनको पुनः मौका दिया है। तो आज मैं और जूली साहब और सब मिलकर के उनका नॉमिनेशन भराएंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि तीनों ही कैंडिडेट निर्विरोध जीतेंगे। सर, आपसे अभी राहुल गांधी जी की भी मुलाकात हुई, आपको शाबाशी भी मिली उसके अंदर, लेकिन जो पहले से राज्यसभा कैंडिडेट तय था, क्योंकि आगे आपके पंचायत के चुनाव भी हैं और भी कई तैयारियां, तो पार्टी क्या रणनीति देख रही है सर? नहीं, देखिए, पार्टी जो प्रशिक्षण शिविर था उसमें राहुल गांधी जी आए थे और पूरे राजस्थान के अंदर जो संगठन का अच्छा काम हो रहा है, तो सारे नेताओं को, इस संगठन के पदाधिकारी, वरिष्ठ नेताओं, सबको धन्यवाद दिया। संगठन की प्रशंसा करने का मतलब एक व्यक्ति की प्रशंसा नहीं होती है, पूरी कांग्रेस पार्टी के तमाम लोगों की प्रशंसा होती है। वो अगर हमें मिली है तो और ज्यादा हमारे लिए चुनौती है, और ज्यादा मेहनत के साथ हम लोग ऊर्जा के साथ में काम करेंगे, राजस्थान में संगठन को मजबूत करेंगे। और कोई कैंडिडेट होता किसी वर्ग से तो आपको काफी चुनौती हो सकती है? नहीं, ऐसा देखिए, ये हमारा काम नहीं है। पार्टी हाईकमान जो देती है वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ कैंडिडेट वही होता है जो पार्टी हाईकमान जिता के भी लाएंगे आराम। 100%। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पहुंच गए हैं, काफी कॉन्फिडेंट है। हालांकि जाते जाते उन्होंने कटाक्ष कर दिया मुख्यमंत्री के काफिले को लेकर के, जिस तरह से ईवी को लेकर के उन्होंने बात कही, ये थोड़ा अलग तरह का था, लेकिन ये राजनीतिक शैली होती है, जहां मौका मिले वहां चौका मारा जाए। लेकिन विधानसभा ये पहुंच गए अपने कैंडिडेट का नामांकन करवाने के लिए, और नामांकन करवाने से पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीरज डांगी से भी हमने बात की, खुद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से हमने संवाद किया। दोनों बहुत कॉन्फिडेंट है कि अपने कैंडिडेट को जिता करके लाएंगे, विश्वास दिलाने से काफी खुश हैं कि जिस तरह की स्थिति है। कहीं ना कहीं बातों में जब हमने पूछने की कोशिश की कि सिचुएशन जो है दूसरे कैंडिडेट के, दूसरे वर्ग के आने से क्या आपके लिए डील करना मुश्किल हो सकता था, तो उन्होंने आला कमान के ऊपर तुरंत बात डाल दी कि देखिए ऊपर से जो आदेश आता है हम वो मानते हैं और उसको अरबाज, लेकिन अभी बीते कई दिनों से हम कांग्रेस में ये देख भी रहे हैं, भले ही वो कर्नाटक में हुआ हो या फिर दूसरी जगह देखा गया हो, कांग्रेस आलाकमान का दखल अब इन तमाम राज्यों में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर भी कई नाम सामने थे, राहुल गांधी आए, शायद हो सकता है कि यहां पर भी कुछ मान मनोबल की स्थिति बनी रही है, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा हो, टीकाराम जूली हो, इन सभी के नाम भी आगे चल रहे थे। तो कहीं ना कहीं टीस भी, और वो हमने देखा भी कि किस अंदाज में उन्होंने तुरंत पूरी बात को डाइवर्ट किया और काफिले तक वो उसको ले गए। तो बहुत सारे लोगों के नाम आगे चल रहे थे, सब कुछ आखिर में ऑल इज वेल हो जाएगा, या फिर कुछ दूसरे समीकरण भी 18 जून को देखने को मिल सकते हैं जब वोटिंग होगी? अरबाज, देखिए, वोटिंग के समय तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन जो टीस उनकी निकली काफिले को लेकर पीसीसी चीफ की, वो इसलिए थी क्योंकि उन्हें काफी देर उन्होंने बताया कि बाहर खड़ा रहना पड़ा।
पीछे आप देख सकते हैं कि सीएम का जो काफिला है यहाँ से निकलने वाला है, ये सामने ही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पर्यावरण दिवस को लेकर के जो कार्यक्रम है उसमें वो शिरकत कर रहे हैं। और यहाँ पर उनका जो था कि भाई आप वैसे तो कम कारों का वो देते हैं संदेश, लेकिन संदेश के बाद में वही काफिला बढ़ जाता है। लेकिन जो बड़ी चीज है, राहुल गांधी से मुलाकात के बाद में जो गोविंद सिंह डोटासरा ने सबसे बड़ी बात कही, कहीं ना कहीं उनको इशारा पहले से था और आला कमान भी अपना फैसला लेने से पहले जो ग्राउंड जीरो पे टीम है, लीडरशिप है, उसकी सिफारिश जरूर लेती है। इसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की सिफारिश ली गई होगी, एलओपी की सिफारिश ली गई होगी, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की सिफारिश ली गई होगी, बाकी लोगों का भी मन जानने की कोशिश की गई होगी। और पहले ही इसमें एक तरह से राय मशवरा करके सभी का ये था कि सिचुएशन अगर आप प्लस माइनस कुछ चेंज करते हैं तो अभी जो बिसात कांग्रेस ने बिछा रखी है, बिल्कुल बिसात बिछाने की कोशिश तो बहुत की गई है। अरबाज, ये समझा जा सकता है भाजपा की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से भी, क्योंकि राज्यसभा चुनाव अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले चुनाव के लिए भी ये तमाम उम्मीदवार और तमाम जितने भी समीकरण बन रहे हैं। आप बने रहिए अरबाज। थोड़ी देर पहले नीरज डांगी से जो खास मुलाकात आपने की, उनसे जो खास चर्चा की है, वो अपने दर्शकों को एक बार जरा सुनवा देते हैं कि उनकी अब जो प्राथमिकता है वो क्या रहेगी। आपको टिकट मिला, आज नामांकन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। क्या कहेंगे? नामांकन मेरा अभी मैं कर रहा हूं और मैं समझता हूं कि जिस तरह से एक विश्वास जताया है पार्टी नेतृत्व ने, उस विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। 6 साल हम लोगों ने काम किया राज्यसभा में और तमाम उन ज्वलंत मुद्दों को हम लोगों ने उठाया जो जनहित के थे, राजस्थान से संबंधित थे, देशहित के मुद्दे थे, जनता से रिलेटेड मुद्दे थे। मैं समझता हूं कि आने वाले 6 वर्षों के अंदर फिर से जो कमियां रही हैं उनको पूरा करने की कोशिश। क्या चुनौतियां रहेंगी? क्योंकि पिछली बार आपने काफी अच्छा काम किया, उसकी उपलब्धियां क्या रही और आगे क्या आप प्रेरणा लेकर के काम करें? आने वाले वक्त के अंदर चुनौतियां मैं समझता हूं कि आज का ज्वलंत मुद्दा जिसे कहूंगा पेपर लीक, जिसकी वजह से अगर राजस्थान का विद्यार्थी आत्महत्या तक पहुंच जाए तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा मजाक और जो है एजुकेशन सिस्टम पे कोई हो नहीं सकता है। क्यों नहीं केंद्रीय मंत्री या प्रधानमंत्री इस पर जवाब दे रहे हैं? क्यों नहीं एनटीए जैसी एजेंसी पे अंकुश लगाया जा रहा है? क्यों नहीं डिपार्टमेंट इस पर कुछ किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया कर रहा है? मैं समझता हूं कि इन तमाम चीजों को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी जी सड़कों पर हैं, सदन में भी हम उनको घेरेंगे और आने वाले वक्त के अंदर जो है हम इन तमाम मुद्दों को आगे लेकर जाएंगे। जहां जनहित की बात होगी, बिजली, पानी, शिक्षा, इन तमाम चीजों को जो है प्राथमिकता के आधार पर उठाया जाएगा। कहीं पर चुनाव की संभावना नजर नहीं आ रही, दोनों तरफ से जो दोनों खेमों ने अपने कैंडिडेट उस हिसाब से चुने हैं। क्या लगता है, आप निश्चिंत है या कुछ संभावना है सतर्क रहने की? मैं उस समय भी निश्चिंत था जब पिछली बार चुनाव के लिए इन्होंने एक एडिशनल कैंडिडेट उतारा था। नंबर गेम है राज्यसभा का सीधे तौर पे, और किसी भी तरह की मैं समझता हूं कि दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर चुनाव की प्रक्रिया हुई तो चुनाव के लिए भी तैयार है। एससी समाज के ऊपर भरोसा जताया राहुल गांधी ने, निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा फायदा 2028 में देखने को मिलेगा। तो देखिए, खुद नीरज डांगी भी कह रहे हैं कि एससी वर्ग से यदि उम्मीदवार घोषित किया गया है तो 2028 में इसका फायदा देखने को मिलेगा। तो देखिए, जो उम्मीदवार है वो भी समझ रहे हैं कि किस तरीके से समीकरण साधे गए हैं। अरबाज, अब आपसे समझना चाहेंगे कि अभी हमने देखा कि जब बीजेपी की तरफ से दोनों उम्मीदवारों की घोषणा की गई, अलका गुर्जर हो या सतीश पूनिया हो, दोनों ही राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं और लगातार सियासी दल यह आरोप लगाते हैं कि पैराशूट लैंडिंग हो जाती है, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व मिल नहीं पाता है। लेकिन जैसे ही भाजपा के उम्मीदवारों का ऐलान किया गया, नीरज डांगी का भी ऐलान कर दिया गया, तो यह माना जाए कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अब वाकई राजस्थान की आवाज राज्यसभा से सुनाई देगी या नहीं? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि उतना पुरजोर तरीके से राजस्थान की आवाज उठती हुई नजर आती नहीं है राज्यसभा के अंदर। अरबाज जी बिल्कुल, देखिए राज्यसभा में जिस तरह का जो रवैया रहता है या जिस तरह की आवाज़ रहती है, काफ़ी शांत नज़र आते हैं जो यहाँ के राज्यसभा सांसद होते हैं जो भेजे जाते हैं। यहाँ के मुद्दों को लेकर के कोई बड़ी चर्चा होती हुई नज़र नहीं आती। लेकिन जब स्थानीय कैंडिडेट होंगे, देखिए कि जाट समाज से सतीश पूनिया को ला करके जो भाजपा ने एक बड़ा दाव खेला, गुर्जर समाज से आने वाली अलका गुर्जर को ला करके एक बड़ा दाव खेला, तो वहीं पर कांग्रेस ने बेटर समझा कि हम एससी की तरफ फोकस करते हैं। उन्होंने नीरज डांगी को फिर से रिपीट करके अपना दाव खेला। तो ये कहीं ना कहीं आगे आने वाले चुनावों की बिसात अभी से सेट हो रही है कि कौन सी पार्टी कहां पर किसकी नजर है और किस तरह से तैयारियां कर रही है। और अभी जिस हिसाब से लोकल कैंडिडेट तीनों आए, ये सबसे बड़ी अच्छी बात राजस्थान के लिए रही, क्योंकि
तीनों ही कैंडिडेट ग्राउंड जीरो से जुड़े हैं। सतीश पूनिया को सब बहुत अच्छे से जानते हैं, राजस्थान में भाजपा की उन्होंने पूरी कमान संभाली, बहुत ग्राउंड जीरो के ऊपर वर्क किया। जिस तरह से उन्होंने ये टिकट कंफर्म होने के बाद में मीडिया से संवाद किया है, तो एक बड़ी स्थिति उनकी रहेगी कि राजस्थान का जो पूरा अनुभव है वो कहीं ना कहीं राज्यसभा में काम आएगा। और बड़ी जो संभावनाएं जताई जा रही हैं कि हो सकता है कि उनको शायद मंत्रिमंडल में भी स्थान मिल सके। इसी तरह से अलका गुर्जर यहां से जाएंगी, तो वो भी लंबे समय से भाजपा के अंदर ग्राउंड जीरो पर बहुत जमीनी नेता रही हैं, तो ये जमीनी नेता रहे हैं। नीरज डांगी का जो यहाँ पर राजस्थान में कार्यकाल जो है कांग्रेस की तरफ से बताया गया काफी अच्छा रहा है, फिर से उनको रिपीट किया गया। तो लोकल मुद्दे कहीं ना कहीं पहुंचने चाहिए राज्यसभा तक राजस्थान के, चाहे वो भाजपा से जाएं चाहे वो कांग्रेस से जाएं, और यहाँ की बात उठे, यहाँ की जरूरतें पूरी हों। ये सबसे अच्छी बात इस पूरे जो कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसेस में दोनों पार्टी ने की है वो मेरे हिसाब से रही है। आगे क्या होता है, ये इनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, क्या काम कर पाते हैं, ये अलग बात होगी, लेकिन अभी शुरुआती तौर पर ये चीज जो है इस तरफ जाती हुई नजर आ रही है। अरबाज, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अभी जब आपने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की तो उन्होंने यही कहा कि उनकी प्राथमिकता में पेपर लीक का मुद्दा रहेगा, कि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और उसकी वजह से एक युवा ने आत्महत्या भी कर ली, प्रदीप जायसवाल का वो नाम उसमें ले रहे हैं। तो अरबाज, आपसे ये समझना चाहेंगे कि इससे पहले भी तो ये राज्यसभा में थे ही, तब तो उतने पुरजोर तरीके से आवाज नहीं उठाई गई, लेकिन अब जब सब कुछ देखा जा रहा है कि पंचायत चुनाव है, निकाय चुनाव है, फिर विधानसभा चुनाव है, तो क्या वाकई इस तरह के मुद्दे उठाए जाएंगे? देखिए, मुद्दों को लेकर के स्थिति स्पष्ट है। आप देखेंगे कि अशोक गहलोत यहां पर पहुंच गए हैं और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां हैं, बाकी कैंडिडेट यहां पर मौजूद हैं, सभी लोग यहां पर आए हुए हैं। तो अभी पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से हमने बातचीत की, उनकी बताई, और अब देखेंगे कि नीरज डांगी के लिए कहीं ना कहीं जो है एक बैकअप जो सपोर्ट माना जाता है वो अशोक गहलोत का माना जाता है। अशोक गहलोत यहाँ पहुंचेंगे, पश्चिमी द्वार की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पूर्वी द्वार से इन्होंने एंट्री की है क्योंकि द्वारों का नामकरण किया गया है। इंदिरा जो मीणा है वो यहाँ पर पहुंची हैं, विधायक, तो सभी कैंडिडेट ये है यहाँ पहुंच रहे हैं और सबकी की मेरवाड़ इस बार द्वार से एंट्री की गई है क्योंकि ढूंढाड़ द्वार एग्जिट के लिए रखा गया है और सभी यहाँ से एंट्री करके जो पश्चिमी द्वार की तरफ से अंदर पहुंच रहे हैं। तो कांग्रेस के लोग काफी एक तरह से कॉन्फिडेंट हैं और जो टीम अशोक गहलोत है वो कहीं ना कहीं एक्टिव इसमें नजर आ रही है क्योंकि नीरज डांगी को उनका काफी फेवरेट माना जाता है और पहले भी वो उनके लिए काफी मेहनत मशक्कत कर चुके हैं। जिसी तरह से दोबारा उनका नाम यहाँ पर आया है और जो तैयारियां हुई हैं उसमें आप ये मान करके चलिए कि चुनाव की प्रक्रिया में नामांकन में कई चीजें उनके पुराने अनुभव से जानने समझने को मिलेंगी ताकि नामांकन में कोई खामी ना हो, लेकिन सभी का मौजूद रहना और एक साथ नामांकन प्रस्तुत करना पार्टी की एकजुटता को कहीं ना कहीं दर्शाता है, जिसमें एलओपी भी अंदर पहुंच गए, पूर्व सीएम अशोक गहलोत पहुंच गए, यहाँ पर जो है टीकाराम जूली पहले से ही मौजूद हैं, बाकी जो विधायक हैं काफी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं, हालांकि सचिन पायलट अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंच पाए हैं। बिल्कुल अरबाज, और आपने जिक्र भी किया कि टीम अशोक गहलोत तो पहुंच चुकी है, अब टीम सचिन पायलट कब तक पहुंचेगी या फिर एक बार फिर से कांग्रेस खेमों में बटी हुई नजर आती है। हालांकि शक्ति प्रदर्शन जरूर किया जा रहा है, तमाम विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जैसे ही नामांकन दाखिल करेंगे अपडेट आपसे लेंगे। अरबाज, आप नजर बना करके रखिएगा, हलचलों का पूरा इंफॉर्मेशन आपसे हम ले ही रहे हैं।